जब भी जुलाई का महीना आता है हर साल, तो मेरे मन में जो इमोशंस हैं वो वापस द्रास, मशको, कारगिल उस इलाके में पहुंच जाते हैं। जब मैं द्रास में खड़ा था और मेरे सामने तोलोलिंग की पहाड़ी थी, वो अभी कैप्चर नहीं हुई थी। आधे पौने घंटे बाद जैसे थोड़ा दिन हुआ तो मैंने देखा कि हमारे चारों तरफ जिस गड्ढे में बैठे हुए थे 18 ग्रेनेडियर्स की 18 ग्रेनेडियर जो बटालियन थी, उनके तकरीबन 7 जवान जो कि उसी रात को शहीद हुए थे, उनकी बॉडीज वहाँ पड़ी हुई थी। अभी मैंने सारी प्लानिंग करनी थी और मेरे हुक्म के ऊपर जो मेरे जवान थे, मेरी कंपनियां थी, उन्होंने हमला करना था और उनमें से कईयों ने अपनी जान गंवानी थी मेरे हुक्म के ऊपर। गोलीबारी चल रही थी तो ये बहुत मुश्किल सा नहीं रहा होगा कि कहां से शुरू करूं, कहां से दुश्मन का जवाब दिया जाए, ऐसा जवाब दिया जाए कि हम इस दबाव में, इस तनाव में जीत हासिल कर सकें। तो वहाँ वाले जो जितने भी ट्रुप्स थे, 8 माउंटेन डिवीजन, हमारी बटालियन भी 8 माउंटेन डिवीजन में थी, उनको वहीं से इंडक्ट कर दिया ऊपर। तो हमने मेजर पीक कैप्चर किए 5140 और 475, लेकिन जो हमारा पहला सक्सेस था वो रॉकी नॉब था, जो कि हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर था। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का सीमा संघोष के इस पॉडकास्ट में। और ये बहुत विशेष और बहुत खास पॉडकास्ट है। क्यों? क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद कारगिल युद्ध को जीते हुए, ऑपरेशन विजय में फतेह हासिल किए हुए 26 वर्ष हो जाएंगे। वो ऑपरेशन विजय जिसने भारतीय फौज को पूरी दुनिया में फिर से सम्मानित किया। सम्मान तो पहले से हासिल था, उस सम्मान को फिर से बढ़ाया और स्थापित किया। वो ऑपरेशन विजय जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाया कि वो भारतीय सीमाओं की तरफ आंख उठा के न देखे। वो कारगिल युद्ध जिसने पाकिस्तान के धोखे का जवाब दिया। और ये सब हुआ कैसे? किन बलिदानों से संभव हुआ? किन लोगों ने कैसे बलिदान दिए? उस युद्ध की रणनीति क्या थी? कैसे उन हालात में, उन मुश्किल परिस्थितियों में वो कठिन युद्ध जीता गया? उन पीक्स को वापस हासिल किया गया जिन पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने धोखे से कब्जा कर लिया था। ये सब कुछ बताने के लिए और बहुत विस्तार से बताने के लिए और इस पर बहुत ऐसी बातें करने के लिए जो शायद ही आपको पता हो, हमारे साथ हैं भारतीय सेना के बहुत ही सीनियर अफसर रहे लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी साहब। बहुत स्वागत आपका सर। नमस्कार। बहुत सारे मेडल्स मिले हैं आपको, मुझे मालूम है, मैं गिना नहीं सकता। परमवीर सेवा मेडल से लगा है, बहुत सारी डेकोरेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके पास हैं। आप बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर हैं सर। और उससे भी खास बात यह कि आप नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख रहे और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कारगिल के युद्ध में निभाई। उस वक्त भी कमांडिंग ऑफिसर थे और एक ऐसी बटालियन कमांड कर रहे थे जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा भी थे। आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे, मुझे मालूम है। शुरुआत सर के अनुभवों से करते हैं। सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत आपका। और ये जो 26 साल पूरे हो रहे हैं, चूंकि आपने वो जंग लड़ी है, आपने उसको जिया है, तो जब ये जुलाई का महीना चल रहा है, वो तारीख आ रही है जब ऑपरेशन विजय सफलतापूर्वक पूरा किया गया था, तो आपके मन में कैसी कैसी फीलिंग्स हैं? तो जब भी जुलाई का महीना आता है हर साल, तो मेरे मन में जो इमोशंस हैं वो वापस द्रास, मशको, कारगिल उस इलाके में पहुंच जाते हैं। और जब भी ऑपरेशन विजय या कारगिल के युद्ध के बारे में बात की जाती है, तो मेरा ध्यान जाता है 13 जून 1999, आज से 26 साल पहले, जब मैं द्रास में खड़ा था और मेरे सामने तोलोलिंग की पहाड़ी थी और वो अभी कैप्चर नहीं हुई थी, जो कि 13 जून को कैप्चर हुई। और जैसे वो कैप्चर हुई तो हमको हुक्म मिला उसी दिन कि हमको अब तोलोलिंग के ऊपर चढ़ना है। और तोलोलिंग से आगे उस रिज के ऊपर जो बाकी की चोटियां हैं, रॉकी नॉब, हम कॉम्प्लेक्स और 0.5140, उस पे हमला करके उसको रिकैप्चर करना है। राइट सर। तो 13 जून को तकरीबन 8 बजे, सुबह के 8 बजे मैं अपनी बटालियन के साथ 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के साथ मैंने चढ़ाई शुरू की और तकरीबन 14-15 घंटे सारा दिन चलते रहे हम। बीच में ब्रेक भी की। 14-15 घंटे लगातार चलते रहे उस पहाड़ के ऊपर तक पहुंचने के लिए। और क्योंकि हमको टाइम इसलिए इतना लगा क्योंकि दुश्मन की गोलाबारी चल रही थी
ना केवल आर्टिलरी की गोलाबारी चल रही थी बल्कि इवन डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स जो थे, जो 5140 जो अभी कैप्चर नहीं हुआ था, वहाँ से दुश्मन हमारे पर फायर कर रहा था हमारे पर कैजुअल्टीज करने के लिए, और हम बचते बचाते टैक्टिकली हरकत करते हुए ऊपर पहुंचे। तकरीबन मुझे भी ध्यान आ रहा है 2 बजे रात 13-14 जून को हम तकरीबन ऊपर तोड़ लेंगे पहुंचे, जब वहां पर जो बटालियन थी उस वक्त 18 ग्रेनेडियर्स, उनके सीओ कर्नल कुशाल ठाकुर ने अपना एक गाइड भेजा। अच्छा। और वो हमको आधे रास्ते मिला ऊपर टॉप पे पहुंचने के बाद, और वो हमको गाइड करके कर्नल कुशाल ठाकुर के पास लेकर गया, जिनसे मैंने टेक ओवर करना था। जी जी। और रास्ते में उसने बोला कि साहब जहां मैं कदम रख रहा हूँ आपने वहीं कदम रखने हैं, क्योंकि हम अभी दुश्मन के लगाई हुई माइनफील्ड में से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं उस वक्त इतना थका हुआ था कि मेरे ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि माइनफील्ड है नहीं है। मैं उसने एक लाठी पकड़ी हुई थी, इसकी लाठी मैंने पकड़ी एक हाथ से, तो बाकी मैं 3 वॉकिंग ऑन ऑल 4 लिटरली, क्योंकि इतने थक गए थे हम एट दैट अल्टीट्यूड। Totaling is 4,500 meters, 4590 to be precise जी, जो कि तकरीबन 13,000 समुद्र तट की ऊंचाई से इतना ऊंचा है। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, सब जीरो टेम्परेचर्स, उन मुश्किलातों और दुश्मन की गोलाबारी के बीच में होते हुए जब हम ऊपर पहुंचे तो मेरे दिमाग में यही था कि दुश्मन की माइनफील्ड है क्या है, मैं था कि किस तरह से मैं पहुंचूं जल्दी से जल्दी कर्नल कुशाल ठाकुर के पास। तो मैं जब वहाँ पहुंचा तो वो एक छोटे से गड्ढे में बैठे हुए थे और काफी मतलब सीरियस थे ऑब्वियसली, क्योंकि लड़ाई चल रही थी। जी जी। और मैं उनके साथ बैठा और कुछ समय बाद, आधे पौने घंटे बाद, जैसे थोड़ा दिन हुआ तो मैं देखा कि हमारे चारों तरफ जिस गड्ढे में बैठे हुए थे 18 ग्रेनेडियर्स की 18 ग्रेनेडियर जो बटालियन थी उनके तकरीबन 7 जवान जो कि उसी रात को शहीद हुए थे, उनकी बॉडीज वहाँ पड़ी हुई थी। तो वो मेरा फर्स्ट शॉक था ऑफ विजय कि हमारे लिए अभी आगे स्टोर में। आप वहाँ पहुंचे और आपकी जो नजर थी वो उन शवों पर पड़ी, उन शहीद लोगों पर। करेक्ट। और मैं अभी ये जायजा ही ले रहा था कि यहाँ पर कैसे गोलाबारी हो रही है, दुश्मन कहाँ पर है, और अंडरस्टैंड कर रहा था सिचुएशन कि तभी मेरा रेडियो ऑपरेटर मेरे पास आया कि आपसे जनरल साहब बात करना चाहते हैं, जनरल महेंद्रपुरी, जो कि जीओसी थे 8 माउंटेन डिवीजन। अच्छा। तो मैं दिमाग में आया कि वो मेरे से क्यों बात करना चाहते हैं, मैं तो 2IC था उस वक्त। तो उन्होंने फिर मुझे रेडियो सेट पे बताया कि जो मेरे सीओ साहब थे उनकी तबीयत मतलब ही वाज नॉट वेल, तो ही हैड टू बी इवैक्यूएटेड। उनको वहां से उस इलाके से इवैक्यूएट करके नीचे भेजा गया और उन्होंने बोला कि अब आप कमांडिंग ऑफिसर हैं। तो लड़ाई के दौरान तोड़ने के ऊपर मेरे को कमांडिंग ऑफिसर बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी है लड़ाई के दौरान। बिल्कुल। क्या आप तैयार थे इसके लिए? कहीं दिमाग के किसी कोने में ये बात थी कि ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल, कोई भी इस चीज के लिए तैयार हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मतलब इट इज अनइमेजिनेबल कि ऐसी सिचुएशन आएगी कि लड़ाई के दौरान मुझे ऐसे कमांडिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो रिस्पांसिबिलिटी थी मेरे ऊपर इतनी ज्यादा थी, क्योंकि लड़ाई के दौरान अभी मैंने सारी प्लानिंग करनी थी और मेरे हुक्म के ऊपर जो मेरे जवान थे, मेरी कंपनियां थी, उन्होंने हमला करना था और उनमें से कईयों ने अपनी जान गंवानी थी मेरे हुक्म के ऊपर। तो कितनी ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी है। बेशक सर। तो जब भी कारगिल, जैसे आपने बताया कि बातचीत होती है या ऑपरेशन विजय बोला जाता है, तो ये जो सीन मैंने आपको समझाया, मेरे दिमाग में हमेशा ये सीन मतलब इस तरह से गुजरता है जैसे कि ये कल की बात है। मैं समझ सकता हूँ सर। तो ये जब आपने वहां पर कमांडिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो कितने लोग आपकी कमांड में थे? और रात के 2 बज रहे थे आपने बताया, सामने डेड बॉडीज थी, शहीदों के शव थे भारतीय फौज के, और आपको टेक ओवर करना था वहां पर, एक तरह से एक कमांड को रिप्लेस करके आपकी बटालियन को वहां पर जंग लड़नी थी। मैं अनुमान कर पा रहा हूँ, इमेजिन कर पा रहा हूँ कि स्थिति क्या रही होगी। रात गहराई हुई है, आप पहुंचे हैं, आपको सीओ बना दिया गया, शहादत वहां पर हो चुकी है भारतीय फौजियों की, दुश्मन गोलीबारी कर रहा है और इसी बीच में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और कहा जाता है कि अब आप इसका जवाब दीजिए। सबसे पहला जो आदेश था वो क्या था आपका अपनी बटालियन को? मेरे को एक ये एडवांटेज था कि मैं जितनी भी मेरी नौकरी हुई थी तब तक तकरीबन 16-17 साल, मैं 13 जैक मेरी बटालियन में ही था। इन द सेंस के हमारे क्या होता है कि इन्फेंट्री बटालियंस में आप पलटन के अंदर टेन्योर करते हैं, फिर आप स्टाफ में जाते हैं और फिर हो सकता है आप वापस 13 जैक में आए या 7 जैक, 8 जैक, किसी और जैक में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी पलटन पीस में है, कौन सी फील्ड में है जी। लेकिन मेरा ये एडवांटेज था कि मैंने कंटिन्यूसली केवल 13 जैक में ही नौकरी की थी
या स्टाफ में की थी और किसी और बटालियन में नहीं की थी। और इसलिए जितने भी सारे जवान थे बटालियंस के, ऑफिसर्स थे, जेसीओस थे, वो मुझे मेरी काबिलियत को अच्छी तरह से समझते थे। अच्छा। और मैं भी हर एक जवान के बारे में जानता था, किसकी क्या काबिलियत है, कौन कहाँ डिलीवर करेगा, किसको कहाँ इस्तेमाल करना है, तो अच्छी तरह से समझता था। कैप्टन विक्रम बत्रा आप ही की यूनिट में थे? कैप्टन विक्रम बत्रा मेरी यूनिट में थे। इसके अलावा कोई और बड़ा नाम जो आपको याद आता है? कैप्टन विक्रम बत्रा और मेरे सारे कंपनी कमांडर्स थे, जिन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा इस लड़ाई के दौरान काम किया, कंपनीज को लीड किया, जिनकी वजह से जबकि ये कितनी एडवर्स सिचुएशन थी कि किस प्रकार से मैंने कमांड लड़ाई के दौरान संभाली, लेकिन ऑपरेशन विजय के अंत में हमने 2 जो सामरिक रूप से इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ थीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहाड़ी द्रास और मशको में 0.5140 और 0.4875 के ऊपर कब्जा किया, जो कि अब गन हिल और बत्रा टॉप के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। 2 परमवीर चक्र मिले, टोटल 37 गैलेंट्री अवार्ड्स, और बटालियन को ब्रेव द ब्रेव के नाम से जाना जाता है। क्या बात है सर। तो ये सब इन ऑफिसरों की, इन जेसीओस की, इन जवानों की काबिलियत थी कि बटालियन ये अचीव कर सके। अब परमवीर चक्र से बड़ा तो कोई अवार्ड है नहीं जिस काम को आप कर रहे थे उस क्षेत्र में, और 37 गैलेंट्री अवार्ड मिले बहादुरी के लिए, और 2 पीक्स आपने जीती। ये मैं अपने दर्शकों को रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि उनको पता रहे कि आपने कितना महत्वपूर्ण काम किया है और कैसे आपके जज्बात जागते हैं जब ये महीना आता है और जब ये सारा प्रकरण याद किया जाता है। तो सर ये उस रात को जब आपने ये चार्ज ले लिया आपकी कंपनी ने, आपकी बटालियन ने, तो गोलीबारी चल रही थी, तो ये बहुत मुश्किल सा नहीं रहा होगा कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से दुश्मन का जवाब दिया जाए, ऐसा जवाब दिया जाए कि हम इस दबाव में, इस तनाव में जीत हासिल कर सकें? करेक्ट, बहुत चैलेंजिंग था। और इसमें फिर मैंने क्या किया कि हमने अपनी प्लानिंग शुरू की। मेरे सबसे सीनियर कंपनी कमांडर जो थे, अल्फा कंपनी कमांडर मेजर भास्कर, तो उनके साथ मैं हमेशा गुफ्तगू करता था, और हमने फिर प्लान बनाया कि किस प्रकार से हमने आगे ऑपरेशंस करने हैं। और तोरलिंग कैप्चर हो चुका था। अच्छा, आपके जाने के बाद तोरलिंग कैप्चर हो गया? नहीं, तोरलिंग कैप्चर होने के बाद ही हम ऊपर वहां पे पहुंचे थे। ऑल राइट, ठीक है। सो तोरलिंग 2 राजिरफ ने कैप्चर किया था। इनिशियली 18 ग्रेनेडर गई थी, फिर 2 राजिरफ ने हमला किया, उन्होंने कैप्चर किया तोरलिंग को 18 ग्रेनेडर के साथ। हाँ। 18 ग्रेनेडर्स ने जो उसके आगे वाली पहाड़ी थी जिसको हम हम्प कहते हैं, हाँ, वो पार्शियली कैप्चर कर लिया था। अच्छा। तो हमने अब जो बैलेंस ऑफ जो हम्प कॉम्प्लेक्स था उसको कैप्चर करना था, और उसके बाद 0.5140 के ऊपर कैप्चर करना था जी। तो अगले दिन सुबह जो मेरे सबसे सीनियर मोस्ट कंपनी कमांडर था अल्फा कंपनी का, मेजर भास्कर, मैंने बताया, हाँ। मैंने अल्फा कंपनी को आगे इंडक्ट किया, उसको हुक्म दिए कि आप आगे जाइए जी। और 18 ग्रेनेडियर से जो बैलेंस हम टेक ओवर, उसको टेक ओवर करिए और आगे के लिए प्लान करिए। और बाकी कंपनियां तोरलिंग के ऊपर ही रिजर्व थी। तो अल्फा कंपनी गई आगे, और उन्होंने फिर एक्चुअली ये हुआ था, हम पहुंचे 13, 14, 15 और 16 को उन्होंने एक रात को हमला किया, और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। पहला। अब ना एक्चुअली टेरेन को समझना बहुत जरूरी है कि तोरलिंग जो है वो पहाड़ी ऐसे है, मतलब नीचे दराज है, फिर ये तोरलिंग है, तोरलिंग के बाद आपने ऐसे नीचे आना है, फिर ये हम कॉम्प्लेक्स है ऐसे काफी बड़ा, बोल्डर्स ही बोल्डर है, मतलब बड़े बड़े पत्थर, और हम के बाद फिर ऐसे 5140 है, ये 4590 तोरलिंग हाइट में बता रहा हूँ मीटरों में, और ये 5140 ऐसे डोमिनेटिंग, ऊपर दुश्मन बैठा पूरा कार्रवाई देख रहा था, और हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी दुश्मन जो है काफी मजबूती से बैठा हुआ। कितनी तादाद में दुश्मन रहा होगा और कितनी तादाद में? एक प्लेटून स्ट्रेंथ थी, लेकिन वहां पे टेरेन जो थी वो इस प्रकार की थी कि जैसे मैंने बताया बड़े बड़े बोल्डर्स थे, बड़े बड़े पत्थर थे, और हर पत्थर एक बंकर का काम कर रही थी दुश्मन के लिए, और किसी भी बोल्डर के पीछे आगे कवर लेके दुश्मन एक स्नैपर बैठाया हुआ वो पूरी बटालियन अटैक को रोक सकता था। तो वो टेरेन, एक तो ये बोल्डर्स, ऊपर से एल्टीट्यूड, ऊपर से सब जीरो टेम्परेचर्स, हर तरह से ऑक्सीजन की कमी, जिससे कि मूवमेंट आपकी स्लो हो जाती है, बॉडी को एक्लिमेटाइज करने की जरूरत पड़ती है जब आप उस इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ सर, ये बात मेरे दिमाग में थी। जब आप इस अभियान का हिस्सा बने तो कभी इससे पहले आपने उस इलाके में काम किया था? कभी कोई? मैं तो लद्दाख पहली बार गया था। इनफैक्ट हमारी बटालियन भी पहले एक टेन्योर कर चुकी थी लद्दाख में, पर वो बहुत पुरानी बात है। और जब हम 99 में इंडक्ट हुए
तो हमारी बटालियन के जितने भी जवान थे उन्होंने लद्दाख में नौकरी नहीं की थी, तो ये फर्स्ट टाइम था। अरे तो बहुत मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल रहा, खासकर जब ऑक्सीजन कम हो और टेम्परेचर भी बहुत कम हो। करेक्ट। तो इसमें क्या है, हम एक्लिमेटाइज करते हैं। एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए बॉडी को एक्लिमेटाइज करना बहुत जरूरी है। राइट सर। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। यू नो, आपके लंग्स में पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, योर ब्लड थिकन्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन काउंट गोज अप, तो उससे काफी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब सब जीरो टेम्परेचर्स भी हैं, यू नो, तो उसके लिए आपको स्पेशल क्लोथिंग चाहिए। तो एक्लिमेटाइज करने के लिए बॉडी को हमारे एक प्रोसीजर है कि आप 6000 के ऊपर 6 दिन के लिए एक्लिमेटाइज करते हैं, फिर 2000 और फीट ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ एक्लिमेटाइज करते हैं 2 दिन के लिए, फिर और ऊपर जाते हैं, फिर एक्लिमेटाइज करते हैं, फिर आप उस इलाके में ऑपरेट करने के लिए तैयार होती है बॉडी। राइट। तो उसमें क्या है कि ऑपरेशंस जल्दी लॉन्च नहीं कर सकते हैं, डिले होता है, एक्लिमेटाइज करना जरूरी होता है। कैसे निपटे फिर आप इन हालात से, कैसे एक्लिमेटाइज किया आपने? हाँ, तो हमारे लिए उस वक्त इतना चैलेंजिंग हो गया था। इनफैक्ट मैं अगर आपको वापस पीछे लेके जाऊं तो हमारी बटालियन जो थी वो सोपोर में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कर रही थी। अच्छा। वैली में हमारा टेन्योर खत्म हो गया था और यूनिट अभी पीस स्टेशन जाने को तैयारी कर रही थी और मैं एडवांस पार्टी लेकर ऑलरेडी शाहजहांपुर में बैठा हुआ था। जब भी हमारी बटालियन मूव करती है, पहले एक एडवांस पार्टी जाती है सेकेंड इन कमांड के नीचे, वो जाके हैंडलिंग ओवर करते हैं, तैयारी करते हैं बटालियन को रिसीव करने के लिए। जो पी स्टेशन वाली बटालियन जिसको हम बदल रहे होते हैं वो पहले मूव पे जाती है। अच्छा। और फिर हमारी बटालियन जो है वो नीचे आती है। तो मैं नीचे शाहजहांपुर में बटालियन के आने की इंतजार कर रहा था जब ये हो गया कारगिल में सिचुएशन। तो वहाँ वाले जो जितने भी ट्रुप्स थे, 8 माउंटेन डिवीजन, हमारी बटालियन भी 8 माउंटेन डिवीजन में थी, उनको वहीं से इंडक्ट कर दिया ऊपर। अच्छा। अक्रॉस जोजिला, एक गुमरी जगह का नाम है, कि आप वहाँ पहुंचिए, एक्लिमेटाइज करिए। तो बटालियन वहाँ पे एक्लिमेटाइज कर रही थी। हमको मिला शाहजहांपुर में ओवरनाइट मूव बैक ज्वाइन दी बटालियन। तो हम उसी दिन चले चंडीगढ़, शाहजहांपुर से चंडीगढ़ में 9 जून को मैं आयल में एडवांस पार्टी लेकर, आयल 76 जो हमारे एयरफोर्स के हवाई जहाज हैं, चंडीगढ़ से सीधा श्रीनगर पहुंचे और 10 जून को मैं कॉन्वॉय में श्रीनगर से लद्दाख में घुमरी में बटालियन के साथ ज्वाइन किया 10 जून को। 11 जून को हमको हुक्म मिला कि 13 जैकरफ जो है वो जो तोरलिंग पे ब्रिगेड अटैक कर रही है उसकी रिजर्व होगी। और 12 जून को हम मूव किए और 13 को मैं तोरलिंग के ऊपर बैठा हुआ था, नॉट इवन डेज एक्लिमेटाइजेशन, पूरे एडवांस पार्टी के साथ। तो किस्मत अच्छी थी कि किस प्रकार की हमको क्लाइमेट रिलेटेड कोई बीमारी नहीं हुई, इशू नहीं हुआ। तो उस वक्त रिक्वायरमेंट क्विक ऑपरेशंस करने की थी कि जितना जल्दी हम ऑपरेशंस लॉन्च कर सकें। आपके पास हथियार उस वक्त कौन-कौन से थे सर, आपकी बटालियन के पास? क्या चीज? कौन-कौन से वेपन्स थे आप लोगों के पास? वेपन्स, इन्फेंट्री बटालियन के स्टैंडर्ड वेपन्स होते हैं, वो कंप्लीट वेपन्स हमारे पास थे, राइट फ्रॉम राइफल से लेकर रॉकेट लॉन्चर से लेकर मीडियम मशीन गन्स, ये हमारे इन्फेंट्री बटालियन में हथियार होते हैं, वो सब हथियार थे। तो हेवी वेपन्स को कैरी करना भी एक वहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज, लॉजिस्टिक चैलेंज है। तो नॉट ओनली वेपन्स, जो हमने अम्युनिशन कैरी करना है उसका, अगर हम मीडियम मशीन गन को ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसके जो बेल्ट बॉक्सेस हैं वो भी बड़े हैवी होते हैं। तो अगेन एक मैंने आपको बताया एक्लिमेटाइजेशन की वजह से जो डिले हो रहा है ऑपरेशंस का, दूसरा ये जो लॉजिस्टिक्स बिल्डअप करना, वो पहले बिल्डअप करना है, ट्रुप्स बाद में पहुंचेंगे। तो जब हम ऊपर पहुंचे तोरलिंग, तो उसके पहले 2 दिन से हमारे जो 2 राजगीर अपने 18 ग्रेनेडर्स ने जो लॉजिस्टिक्स बेसेस बनाए हुए थे वो हमने टेक ओवर किए, जिसमें कि अम्युनिशन पहले डंप करना है, राशन डंप करना है, हैवी वेपन्स डंप करने हैं, फिर इन्फेंट्री ऊपर पहुंचती है, आगे कार्रवाई करती है। सो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग। हमारे बहुत सारे दर्शकों को जो भी आपने बताया, शायद वो आपकी बात के बाद एक तस्वीर खींच पा रहे होंगे कि ये जंग जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ी। करेक्ट। और बीच जंग में ये सब करना, हथियार पहुंचाना, राशन पहुंचाना, दूसरी बटालियन को रिप्लेस करके पूरी वहां पर कार्रवाई को आगे बढ़ाना, मेरे ऐसे आदमी के लिए सर, जो कभी जिसने फौज में काम नहीं किया, ये सब असंभव सी बातें हैं। आप लोगों ने किया, देश आप लोगों का ऋणी है। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि आपने कहा कि 2 पीक्स आप लोगों ने जीते। तो जो पहला पीक था वो कौन सा था? तो पहला एक्चुअली 2 हमने मेजर पीक कैप्चर किए, 5140 और 4875, लेकिन जो हमारा पहला सक्सेस था
वो रॉकी नॉब था जो कि हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर था। मैंने जैसे पहले बताया थोड़ी देर पहले कि अल्फा कंपनी ने लॉन्च किया अटैक, 15 तारीख को सक्सेसफुल नहीं हुआ और कंपनी को थोड़ा सा विड्रॉ करके पीछे आना पड़ा क्योंकि चारों तरफ दुश्मन उसके ऊपर फैला हुआ था। तो अगले दिन 16 तारीख को मैं गया नीचे। मैं अभी तोरलिंग से ऊपर, तोरलिंग जो है वो हमको ऐसे पूरा डोमिनेट करता है। अच्छा। तो मैं ऊपर से पूरा आई कुड सी कि क्या कार्रवाई अल्फा कंपनी कर रही है। हाँ। दूरबीन लेके सामने मेरे हो रहा था। इट इज लेस देन 2 किलोमीटर पूरा हम कॉम्प्लेक्स जी। तो फिर मैं नीचे गया जायजा लेने के लिए। फिर मैं भास्कर से मिला जो मेरा कंपनी का मॉडल था, हमने डिस्कस किया और फिर मैंने रियलाइज किया कि वहाँ पे हमको सक्सेस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो हम रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहे हैं, हाई एक्सप्लोजिव, हम पहले रॉकेट लॉन्चर फायर करते हैं जहाँ पे दुश्मन बैठा है, बंकर है, संगड़ दीवार संगड़ बनाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर हमला करते हैं। तो वो पत्थर इतने बड़े थे कि जो रॉकेट लॉन्चर हम फायर कर रहे थे उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम हमला करेंगे। 16 तारीख की बात है ये, कि हम इंस्टेड ऑफ फायरिंग डायरेक्टली हम एयर बर्स्ट फायर करेंगे क्योंकि दुश्मन के ऊपर वो नहीं था, ओवरहेड कवर नहीं था, सिर्फ सामने पत्थर थे, उसके पीछे बैठ के वो फायर कर रहा था। तो लेकिन वो क्या ऐसे ऊपर को था। तो हमने 4 रॉकेट लॉन्चर लगाए इकट्ठे और मेरे पीछे 2 कंपनियां तैयार थी हमला करने के लिए। दिन के समय की बात है ये, 16 तारीख को जी। और हमने रॉकेट लॉन्चर फायर किया एयर बर्स्ट पर 2-3 राउंड फायर किए। वो भी हम करेक्ट जज नहीं कर पाए एक्चुअली कि एग्जैक्टली कहाँ वो राउंड बर्स्ट होना चाहिए। तो दुश्मन पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ। पर इस दौरान एक जो इंसिडेंट हुआ जो मैं मरते दम तक भूल नहीं सकता हूँ। मैं ऐसे खड़ा हुआ था, मेरे साथ में रणबीर, लांस नायक रणबीर जो कि रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहा था। उसने उठाया, रॉकेट फायर किया, गया, एयर बर्स्ट हुआ और जैसे वो नीचे बैठा उसने मुझे बोला, मेरे से बातचीत कर रहा है कि साहब मैंने उसका स्नाइपर देखा है। वो कहता मैं अगले राउंड से उसके स्नाइपर को मारूंगा। और मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसने अपने नंबर 2 को बोला, नंबर 2 साथ में होता है जो लोड करता है पीछे से राउंड जी, कि राउंड लोड करो। मैं उसको बोल रहा हूँ तुम जगह चेंज करो क्योंकि उसने भी तुमको देख लिया, तुमने उसको देखा, उसने भी तुम्हें देखा है, तो ही विल बी रेडी, यू चेंज योर प्लेस। मेरे साथ में खड़ा है, मतलब 1 फुट की दूरी पे, और मैं उसको बात कर रहा हूँ, उसके नंबर 2 ने लोड किया, वो खड़ा हुआ। जैसे वो खड़ा हुआ और ट्रिगर दबाने की तैयारी में था, वहां से राउंड आया हियर राइट नेक्स्ट टू मी एंड ही फेल डाउन। मैं उससे मतलब ये बात ही कर रहा था एंड आई सॉ हिम डाइंग। मतलब ये सीन जो है, एंड वी वर हेल्पलेस, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज वो सिचुएशन ऐसी थी कि ना वहाँ पे हेलीकॉप्टर सकता है, ना हम उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं। बट वो जो ट्रॉमा था उस सिचुएशन का, वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ जिंदगी भर। एंड देन विद इन मिनट्स एक हवलदार जगन्नाथ वहाँ से कोई 10 मीटर की दूरी के ऊपर साइड पे था, स्नाइपर, वन मोर स्नाइपर, ही गॉट अ हेड राउंड, ही डाइड। नाउ जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे 2 कंपनियां लाइंड अप थी हमला करने के लिए। सब मुझे देख रहे थे, सीओ साहब, कि अब व्हाट वी कैन डू। सो यू कैन इमेजिन माय स्टेट ऑफ माइंड दैट टाइम कि मैं क्या डिसीजन, मतलब क्या करूं। मोराल जो है पूरी बटालियन का एकदम से गोज इनटू द बूट्स। मुझे वो अटैक कैंसिल करना पड़ा। ओह, सो इट वाज डे टाइम, एवरीबॉडी कुड सी। तो हमने कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट किया, मैं वापस गया तोरलिंग। एंड पर हमारा क्या है कि यू हैव टू इनोवेट। जैसे हमने पहले रॉकेट फायर किए, नो इफेक्ट, एयरबर्स्ट फायर किया, वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो जब मैं वापस तोरलिंग गया तो वहाँ पे हमारे पास मिलान एंटी टैंक मिसाइल्स की एक डिटैचमेंट थी जो कि हम टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वायर गाइडेड होती है, वेरी वेरी एक्यूरेट मिसाइल। तो मैंने उसको बोला देखो वहाँ से दुश्मन का फायर आ रहा है, आप हवलदार सूबेदार चेत्री गार्ड्स का जो डेथ कमांडर था, मैंने कहा उस पर मिसाइल फायर करो। उसने फायर किया, पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो जो मिसाइल थी वो गई, बिल्कुल करेक्ट दिशा में जा रही थी, पर हाफ जाकर वो ग्राउंड हो गई। अरे, वो भी नहीं पहुंची। फिर उसके बाद वहां पर एक इगला मिसाइल थी जो कि इगला इज अ शोल्डर फायर्ड मिसाइल जो कि हम हवाई जहाज के ऊपर फायर करते हैं। ओह, पर इट इज हीट सीकिंग। ये अफगानिस्तान में जो है बहुत इस्तेमाल की गई थी। करेक्ट, जी जी, करेक्ट। इगला रशियन है एंड पर इट इज हीट सीकिंग। उसको हीट चाहिए, हीट पर लॉक करेगी और अपने आप जाके। नो, हमने तो बंकर डिस्ट्रॉय करना था, तो हमने इगला मिसाइल से भी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। मैंने एक रॉकेट लॉन्चर वाले को फायर कराया कि उस बंकर के ऊपर आप, इल्यूमिनेशन राउंड होता है जो रात को ऐसे जलता है, इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। तो उसको हमने ग्राउंड बर्स्ट में फायर किया उस बंकर के ऊपर जहाँ से दुश्मन का फायर आ रहा था। तो पहले तो नहीं लगा, फिर 2-3 फायर करने के बाद एक राउंड लगा। जैसे ही लगा मैंने उसको बोला लॉक एंड फायर। उसने ट्रिगर दबाया
तो ट्रिगर दबाने के ना इट टेक्स 2-3 सेकंड्स टू लॉक। हाँ ऐसे आवाज आती है, मुझे पता है, याद है इतनी क्लियरली, आई कैन सॉर्ट ऑफ हियर दैट साउंड, हाँ यू नो, आफ्टर 26 इयर्स ऐसे किया। और लेकिन वो लॉक होने से पहले वो आग बुझ गई। अरे तो नहीं तो वो कैसे? क्या करता है कि जब लॉक होता है फिर वो ऑटोमेटिकली फायर होता है, हाँ पर वो फायर नहीं हुआ। हाँ। फिर उसको हमको निकाल के डिस्ट्रॉय करना पड़ा, दैट आल्सो डिडंट वर्क। फिर मैंने ब्रिगेड कमांडर से बात की, ब्रिगेड अमर राहुल जो हमारे ब्रिगेड कमांडर थे, कि ये सिचुएशन है एंड वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो देन उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने रेकी किया पूरा 16 को और 17 को भी, और 17 की शाम को जाके उन्होंने एक बोफोर्स गन किसी एक एंगल पे लगाई जहां से उनको वो जो मैंने उनको एक्सप्लेन किया टारगेट रॉकी नॉब वो नजर आ रहा था। ओ उन्होंने बोला कि भाई ये गन है, और उन्होंने मेरे को थ्रू किया उसके साथ सीधा गन पोजीशन से, क्योंकि नॉर्मली आर्टिलरी जो फायर करती है ना वो ऐसे फायर करती है ओवरहेड ट्रेजेक्टरी, इट्स अ एरिया वेपन। तो 6 गनें हैं, एक बैटरी बोलते हैं, वो फायर करती हैं, वो एक इलाके में फायर करती हैं, नॉट लाइक अ राइफल। पर ये हमने एक नया टेक्निक इस्तेमाल किया जिसमें हमने बोफोर्स को डायरेक्ट फायरिंग रोल, जैसे हम राइफल फायर करते हैं, पर उसके लिए आपको लाइन ऑफ साइट चाहिए। यू नो, अगर जब आर्टिलरी नॉर्मल फायर करे तो ऐसे ऊपर से जाकर पहाड़ी के ऊपर से जाके भी कहीं भी गोला गिर सकता है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर रेंज आजकल है। पर इसके लिए आपको लाइन ऑफ फाइट चाहिए अगर आपने डायरेक्ट फायर करना है। तो वो उन्होंने वो पूरा लोकेशन देखा, एक गन लगाई, वो गन को कम्युनिकेशन मेरे साथ थ्रू किया, कहते ये गन है, अब तुम जो करना है करो। एंड फिर मैंने उस गन को कंट्रोल किया डायरेक्ट। तोड़ने के ऊपर मैं बैठा हुआ था, ट्रुप्स मेरे हम्प के ऊपर थे, अल्फा कंपनी, और मैं इसको बोला फायर करने के लिए, उसने फायर किया, मैं इसको करेक्शन दिया, यू नो, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, बिल्कुल इन्फेंट्री तरीके से उसको करेक्शन देके एक राउंड वो फोर्स का 155 उसके ऊपर लगा बंकर पे, और वो पूरा उड़ गया। ओह दिस इज इवनिंग ऑफ 17th of June। हाँ और जैसे वो उड़ा तो मैंने भास्कर को इमीडिएटली बोला, मैंने कहा ये मौका है। उसको भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो बोल्डर्स के बीच में बैठे हुए हैं। मैंने कहा वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, गो। तो अल्फा कंपनी ने फिर दिन में असॉल्ट किया और पूरा रॉकी नॉब का इलाका कैप्चर किया। तकरीबन 6 पाकिस्तानी थे वहां पर, दे वर किल्ड एंड वी कैप्चर्ड दैट। सो दिस वाज आवर फर्स्ट विक्ट्री ऑफ 13 जैकरेफ। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट विक्ट्री इज कि जो हमारे ट्रुप्स का मोराल था वो बिल्कुल स्काईरॉकेट हो गया। दे गॉट द कॉन्फिडेंस कि हम भी कर सकते हैं। सो व्हाइल टेरेन वाइज 5140 एंड 4875 जो मैंने बाद में ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन फर्स्ट विक्ट्री को मैं हमेशा ज्यादा अहमियत देता हूँ क्योंकि उसने हमको कॉन्फिडेंस दिया कि हम भी कर सकते हैं। और खासकर जो आपने वो अभी घटना बताई कि कैसे दुश्मन ने जो है, दुश्मन के स्नाइपर ने ठीक आपके बगल में आपके साथी जो थे, जब तक आप उन्हें बता रहे थे तब तक उनको सिर में गोली मारी, वो आपने बताया। और मुझे लगता है मेरे दिमाग में, मेरे जहन में तो छपी रहा है, हमारी टीम जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रही है, सब लोगों के दिमाग में वो छप रहा होगा, वो इमेजिन कर पा रहे होंगे। और जो दर्शक देखेंगे शायद वो भी आपकी बात को सुनकर वो पूरी तस्वीर बना सकेंगे कि किन परिस्थितियों से आप दो चार थे और कैसी जहनियत रही होगी उस वक्त आपकी। एक्लिमेटाइज भी करने का टाइम नहीं मिला, फिर आप गए और इतनी सारी तरकीबें लगा के आपको पहली वो जीत मिली, और वो नेचुरली बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद सर? उसके बाद फिर नेक्स्ट टास्क था 5140। ओके। तो जब अल्फा कंपनी ने कैप्चर कर लिया, तो हमने जो बाकी कंपनियां थी, अच्छा, इस मोमेंट तक, इस पॉइंट तक और इस जीत तक आपको एक बोफोर्स गन की मदद मिली थी? हाँ करेक्ट, एज फार एज आर्टिलरी इज कंसर्न। अच्छा, एक बोफोर्स गन डायरेक्ट फायरिंग रोल में, और उसने मतलब पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिया एक्चुअली। तो उसके बाद जब अल्फा कंपनी ने कैप्चर कर लिया तो हमने फिर जो बाकी कंपनियां थी, बाकी बटालियन जो तोरलिंग के ऊपर थी, उसको भी इंडक्ट किया, और हम अभी हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर पहुंच गए 5140 के बेस पे। और अगला टारगेट था, हमारा ऑब्जेक्टिव था पॉइंट 5140। नो, क्या हाइट थी उस वक्त और कितनी दूर था आपसे? तकरीबन 1.5 किलोमीटर एज अ क्रो फ्लाइज, पर क्लाइंब वाइज थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा था। पर हम अगर वहां पे बैठे हैं, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं पिक्चर कि आप हम कॉम्प्लेक्स के भैया रॉकी नॉब के इलाका जो हमने कैप्चर कर लिया, वहां बैठे हैं और आप सामने देखेंगे तो 5140 ऐसे है, यू नो, डोमिनेटिंग एंड स्टीप स्लोप। तो फ्रंटल अटैक हम अवॉइड करते हैं कि फ्रंटल अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि दुश्मन वहां बैठा हुआ है, अपने हथियार उसने लगाए हुए हैं। तो मैंने विक्रम, नेक्स्ट टू कंपनीज थी, हम कंपनी रोटेट करते हैं ऑब्वियसली। अभी अल्फा कंपनी ने किया, उनकी कैजुअलिटीज भी हो गई थी 2-3, एंड सो वी हैव टू रोटेट द कंपनीज। तो नेक्स्ट कंपनी थी हमारी
डेल्टा, जिसका विक्रम बत्रा उसका कंपनी कमांडर था, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, एंड ब्रावो कंपनी, जिसका कंपनी कमांडर था लेफ्टिनेंट जम्वाल, संजीव जम्वाल। उन दोनों को मैंने रिकॉनेसेंस के लिए भेजा कि आप राइट तरफ जाइए, आप लेफ्ट तरफ जाइए। विक्रम बत्रा राइट को गया और संजीव जम्वाल एक पेट्रोल लेके लेफ्ट को गया कि कोई और तरीका है जो हम सर्कमवेंट कर सकते हैं और फ्रंटली अटैक ना करना पड़े। तो वो पूरा दिन उन्होंने रेकी की और जब वापस आए 18 तारीख की बात है, तो रिपोर्ट मिली कि कोई तरीका नहीं है इसको सर्कमवेंट करने का, यू हैव टू गो फ्रंटली। तो जब वो पेट्रोल के लिए गए हुए थे तो मैं भी अपना दूरबीन लेके सारा दिन मैंने ऑब्जर्व किया 5140 को। तो जो हमको नजर आया और जो बाकी मेरे ऑफिसर्स ने खबर दी कि वहाँ पे 2 संगड़ थे ऊपर। हाँ। उनका हमने नाम दिया लेफ्ट संगड़ एंड राइट संगड़। अच्छा, टॉप के ऊपर, जिसमें हमने दुश्मन की मूवमेंट भी नजर आ रही थी बीच में ना, दिन में कोई जा रहा है इधर, यहाँ से वहाँ हरकत कर रहा है, वहाँ से वहाँ हरकत कर रहा है। सारा दिन हमने ऑब्जर्व किया तो नजर आया, तो देखा कि ये है, पर पीछे क्या है, कितनी डेप्थ है, कितना दुश्मन है, ये हमको खबर नहीं थी। तो वी लाइक टू कीप, आई ऑलवेज लाइक टू कीप प्लान सिंपल, कि मतलब जितना सिंपल प्लान हो तो कंफ्यूजन नहीं होता है। तो हमने उसके बेसिस पे प्लान बनाया कि डेल्टा कंपनी अंडर विक्रम बत्रा वो सीधा ऐसे फ्रंटली अटैक करेगी। अच्छा। और राइट संगड़ को कैप्चर करेगी, और संजीव जम्वाल जो है वो ब्रावो कंपनी लेके लेफ्ट से जाएंगे, जो एक छोटा स्पर था, और लेफ्ट संगड़ को कैप्चर करेंगे, और ऊपर जाकर देन वील टेक अ स्टॉक कि क्या सिचुएशन है, कितना दुश्मन है और क्या डेप्थ है, कितने और संगड़ बंकर वगैरह हैं, और फिर हम we'll have to modify our plan accordingly। तो ये हमने प्लान बनाया और फिर मैंने उनको छोड़ दिया कंपनी कमांडर कि आप अपनी कंपनी को ब्रीफ करिए। मैंने भी जवानों से बात की, फिर मैंने दोनों को बुलाया और उनको थोड़ा सा पेप टॉक दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये चल रहा था उस वक्त कि दोनों लेफ्टिनेंट दोनों का एक्सपीरियंस थोड़ा था काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में सोपोर में, पर कन्वेंशनल ऑपरेशन लीडिंग अ कंपनी फॉर अ कन्वेंशनल अटैक इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन अ डिफिकल्ट टेरेन। तो मेरे दिमाग में था कि क्या ये कर पाएंगे, विल दे बी एबल टू डिलीवर लेस देन 2 years सर्विस। एक शंका, एक डाउट। हाँ, पर जब मैंने उनको बुलाया, उनसे बात की, तो मतलब दे मोटिवेटेड मी। अच्छा। दे गिव सो मच कॉन्फिडेंस कि सर जस्ट डोंट वरी, मतलब आप बस देखना हम कमाल कर देंगे काइंड ऑफ थिंग। तो विक्रम बत्रा तो था ही ऐसा एक्चुअली, वेरी वेरी जॉबियल, स्माइलिंग, इनिशिएटिव, हमेशा पहल करनी, एंड मतलब मुझे कभी ऐसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसने कभी शो नहीं किया। हाँ। तो फिर मैंने उसे पूछा, मैंने कहा कि जब आप कैप्चर कर लोगे, मैंने उनको पेप टॉक दिया मोरल बूस्ट करने के लिए, तो आपका सक्सेस सिग्नल दे गिव। अच्छा। आई गिव सक्सेस सिग्नल एज CO टू माय ब्रिगेड कमांडर कि हमने ये काम कर दिया है और या ऑब्जेक्टिव कैप्चर कर लिया है। तो कंपनी कमांडर मेरे को देते हैं CO को सक्सेस सिग्नल। तो मैंने जमाल को पूछा, मैंने कहा ब्रावो कंपनी का क्या सक्सेस सिग्नल होगा? तो उसने थोड़ा सोचा, फिर बोलता सर मेरा होगा ओ या। मैं कहा ये तो इट्स वेरी फनी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कहता नहीं सर, मैं एनडीए में हंटर स्क्वाड्रन, हमारे स्क्वाड्रन होते हैं एनडीए में, अभी एनडीए किलो स्क्वाड्रन। अच्छा। तो हंटर स्क्वाड्रन का ये स्लोगन था। तो मैंने कहा ठीक है, कैरी ऑन, तो पर यू हैव टू गिव मी दिस सक्सेस सिग्नल। फिर मैंने विक्रम बत्रा से पूछा, तो उसने भी थोड़ा सोचा, फिर he came out with much more funny, कहता मेरा सिग्नल होगा डेल्टा कंपनी का, दिल मांगे मोर। अरे तो उस वक्त ये पेप्सी का स्लोगन था। मैंने कहा ये तो व्हाट इज दिस? कहता नहीं सर, मैं एक बार कैप्चर कर लूंगा, देन आई लुक फॉर मोर बंकर्स टू कैप्चर, तो दिल मांगे मोर। तो आई डिडंट वांट टू डिस्करेज देम। मैंने कहा ठीक है, गुड, कैरी ऑन एंड ऑल द बेस्ट करके। तो 19 को फिर हमने हमला किया शाम को लास्ट लाइट पे 5140 के ऊपर। तो जब हमने हमला किया तो एक हमने फायर बेस बनाते हैं हम, जिसमें मीडियम मशीन गन्स और मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स फायर बेस में लगाते हैं, जो कि लास्ट मिनट पे सपोर्ट देते हैं। पहले हम आर्टिलरी फायर करते हैं। तो इस वक्त ना हो, अच्छा आपने बताया कि रॉकी नॉब में एक गन थी बोफोर्स, हमारे पास अभी 21 फायर यूनिट्स थी। 21 फायर यूनिट्स मीन इनटू 6, 120 गने। अच्छा, 120 गने उसके ऊपर फायर कर रही थी, प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट। और जब आर्टिलरी फायर शुरू हुआ लास्ट लाइट के ऊपर, लास्ट लाइट मतलब सूरज डलते ही, तो वो पूरी पहाड़ी जो थी रेड थी बिल्कुल, मतलब इतना एक्सप्लोजिव उसके ऊपर गिरा कि मैंने कहा कि इस पे कोई जनता नहीं बच सकता है। लेकिन मतलब यू मस्ट गिव क्रेडिट टू द एनिमी आल्सो, उन्होंने रिवर्स स्लो पोजीशंस बनाई हुई थी। अच्छा, पहाड़ी के पीछे की तरफ, तो गोला ऐसे गिरेगा आगे, और अगर जो पीक को क्रॉस कर जाएगा वो पीछे वैली में गिरेगा, पर जो रिवर्स में बैठे हैं उन वो बच जाएंगे। तो उन्होंने रिवर्स स्लो पोजीशंस बनाई हुई थी, और जैसे हमारी आर्टी फायर उठी
तो दे केम बैक एंड ऑक्यूपाइड दोस बंकर्स। और जैसे ही हमारा मूवमेंट शुरू हुआ ऊपर से उन्होंने आपके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। फायर करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। उफ, दूसरी चीज उन्होंने की कि वो इल्यूमिनेशन का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया कि हमारी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए दे शुड फायर द इल्यूमिनेशन राउंड। हाँ जैसे शादी विवाह में देखा होगा कलर्ड लाइट करते हैं हाँ। पैराशूट से, हाँ हाँ, तो वो इल्यूमिनेशन राउंड जो है वो 30 सेकंड के लिए होता है। अच्छा, लेकिन लड़ाई के दौरान जब वो इल्यूमिनेशन राउंड वो फटता था हाँ तो ऐसा लगता था कि एक घंटा हो गया ये बंद ही नहीं हो रहा है। यू नो इट प्रोलॉन्ग्स, इट लुक्स लाइक दैट बिकॉज द सिचुएशन इज सच कि साथ में आर्टी फायर चल रहा है, मशीन गन फायर हो रहा है और ऊपर से इल्यूमिनेशन राउंड है सिर्फ 30 सेकंड के लिए। पर वो 30 सेकंड ऐसा लगता था कि एक घंटे से भी ज्यादा है। और उसमें ड्रिल ये होती है कि एवरीबडी फ्रीजेस। जो अगर आप हरकत करते रहोगे जब इल्यूमिनेशन राउंड है तो दुश्मन विल डिटेक्ट योर मूवमेंट। अगर आप फ्रीज करोगे तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा बिकॉज वो इल्यूमिनेशन राउंड ना हिलता है ऐसे पैराशूट में। अच्छा अच्छा, तो लगता है कि कोई पत्थर हिल रहा है पर डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो एवरीबडी यूज्ड टू फ्रीज। तो हमने ऐसे ऐसे मूवमेंट शुरू किया और धीरे धीरे ऐसे करके दोनों कंपनियों ऊपर की तरफ बढ़ी। हाँ और इन बिटवीन एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि हम लोग क्या रेडियो सेट पे बात कर रहे थे और रेडियो सेट के ऊपर हमारे पास एक सीक्रेसी इक्विपमेंट होता है उस वक्त था हमारे पास जिसके लिए एक अलग बैटरी चाहिए होती है। पर हम अभी काफी टाइम से ऊपर आ गए थे, बैटरी हमारी डेड हो गई थी, रिचार्ज करने का कोई तरीका नहीं था, तो वी वर स्पीकिंग इन दी ओपन। अच्छा, क्लियर, मतलब सीक्रेसी नहीं कर रहे थे। हाँ पाकिस्तानियों के पास भी वही रेडियो सेट है ANPRC जो हमारे पास था, अच्छा। वही उनके पास था। हाँ। वही फ्रीक्वेंसियां, सिर्फ डिफरेंस ये था कि हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किरकी लिखा है, उनका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा होता है, बाकी इक्विपमेंट बिल्कुल सेम था। सो दे वर एबल टू मॉनिटर आवर कम्युनिकेशन। ओह, तो वो हमारी सुन रहा था, लेकिन हम सब कोड में इससे तो बात बहुत कर रहे थे। नुकसान था सर। एब्सोल्युटली। तो पर हम कोड में बात करते हैं फिर भी। यू टेक प्रिकॉशंस कि जैसे आई वाज चाणक्य, तो चाणक्य फॉर शेरशाह और अपने कोड में बात करनी है, चाणक्य फॉर यू नो खलीफा भास्कर, ऐसे कोड है और हम कोड में बात कर रहे थे। लेकिन ही कुड अंडरस्टैंड कि शेरशाह नाम का कोई कंपनी लेके ऊपर आ रहा है। हाँ। You और know, शेरशाह कौन था? शेरशाह विक्रम बत्रा। अच्छा, तो उसने जब सुना तो ही ट्राइड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑन अस, अच्छा। पाकिस्तानी ऑन टॉप। तो हमारे नेट पे आया और बोलता है शेरशाह अगर तुम ऊपर आओगे तो हम छोड़ो, जिंदा नहीं बचोगे और ऊपर आने की कोशिश मत करना। थिंकिंग के यू नो हमको डराएगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करेगा। पर विक्रम बत्रा ने जैसे सुना तो उसने बोला कि अभी तुम जस्ट वेट, कहता अभी हम ऊपर पहुंचने वाले हैं, जैसे ऊपर पहुंचेंगे तो देखेंगे कौन बचेगा और कौन नहीं रहेगा। हाँ। और साथ ही जितने भी हम सब थे, हम सब सुन रहे थे रेडियो सेट के ऊपर, तो सबने उसको खूब गाली गलौज किया काफी ज्यादा। और उस वक्त मैंने रियलाइज नहीं किया, हमारा तो यू नो एड्रेनलिन बिल्कुल पंप्ड अप, रेडी, यू नो चार्ज अप, गुस्से में थे। तो मतलब काफी अच्छे से गाली गलौज हुआ। पर हमने ये मैंने बाद में रियलाइज गाली किया, गलौज किसमें, हिंदी में, पंजाबी में? सब कुछ। सब कुछ। एंड पर नीचे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में जनरल महेंद्रपुरी जो जीओसी साहब थे और जो ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने हमारा कम्युनिकेशन स्पीकर्स पे लगाया हुआ था और वो सुन रहे थे। और यू नो ही हर्ड ऑल दिस अब्यूजेस जो हम गाली गलौज कर रहे थे। तो लेटर ऑन जब मैं सब हमने कब्जा करके जब वापस पहुंचे तो जनरल महेंद्रपुरी ने मेरे से पूछा भी कि यू नो वो क्या हो रहा था, बट then he said don't worry, it shows good josh and good morale of the troops, you know. But it was a little embarrassing, but it showed the josh of the troops actually. So that also happened. फाइनली ब्रावो कंपनी पहले पहुंची क्योंकि उनका ग्रेडियंट थोड़ा सा इजी था लेफ्ट से। तकरीबन 3 बजे रात को जमवाल साहब की, जमवाल, संजीव जमवाल, एंड ही कैप्चर्ड लेफ्ट पोर्शन। उन्हें यू नो दूर से रॉकेट से फायर किया और जो ड्रिल हमारी होती है टैक्टिक्स वाली, उसको कैप्चर किया और उसने मुझे सक्सेस सिग्नल दिया तकरीबन 3:30 बजे, 3:35। ओ या तो सबका मुराल एकदम से हो गया कि चलो वो तो पहुंचा ना। विक्रम बत्रा गॉट वरीड, वो उसने भी सुना, कहता था डोंट वरी, मैं भी पहुंचने वाला हूँ, आई विल डू, डोंट मतलब आई विल अचीव, बिकॉज़ ही गॉट अ लिटिल दिस थिंग कि वो पहुंच गया, मैं नहीं पहुंचा। उसमें वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हमेशा था। तो वो तकरीबन आधे पौने घंटे बाद पहुंचा उसकी कंपनी लेके। उसने फिर अपना राइट संगढ़ कैप्चर किया, उसकी कंपनी ने ड्रिल किया, एंड देन यू नो जो दिल मांगे मोर वाला था, उसने फिर राइट में 4 और संगढ़ थे, अरे जो कि हमको यहाँ से नजर नहीं आ रहे थे। फिर उसने फिर और 1 घंटा लगा के वो पूरी कार्रवाई की, उसको कैप्चर किया और फिर उसने मेरे को सक्सेस सिग्नल दिया, ये दिल मांगे मोर, जो कि यू नो बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम इन द होल कंट्री एक्चुअली। ऑफ कोर्स, यस सर। Those words.
और उस पे बने सिनेमा को देखने के बाद तो ये और पॉपुलर हो गया, ये दिल मांगे मोर पहले ही काफी पॉपुलर था। तो ये दोनों लेफ्ट और राइट के जो संकस थे। अच्छा, आपने कहा कि राइट के साथ कुछ और भी थे चार जिनका और आपको थे। अंदाजा नहीं था, हाँ। तो फिर उनको कैप्चर करने में दिक्कत नहीं आई क्या? नहीं, दिक्कत आई, तभी टाइम लगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी सोल्जर्स ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने अपना एस्केप रूट जो है ना, पीछे रस्सियां बांधी हुई थी निकलने के लिए, कि जब दुश्मन को पहुंचेगा तो हम जो भाग जाएंगे। तो हम भाग जाएंगे। तो जो दुश्मन जिसने अपना एस्केप रूट पहले तैयार किया हुआ है, वो लड़ेगा नहीं। You see, उनका उसका मोरल, इट टॉक्स अबाउट द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, कि अगर उसने अपना एस्केप रूट बनाया हुआ है तो वो एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो ही विल रन। और हम इतनी मुश्किल से ऊपर पहुंचे हैं, और वो जो इनिशियल 2 संगड़ में थे वो लड़े, बाकी कुछ वहां से रस्सियां पकड़ के पीछे से भाग गए। कितनी की तादाद में ऊपर दुश्मन रहा होगा इन दोनों संघर्ष में? तकरीबन प्लेटून स्ट्रेंथ। और ये पाकिस्तानी फौज थी? पाकिस्तानी फौज, 100% पाकिस्तानी फौज। उनके कितने लोग मरे इस ऑपरेशन में, जो ये दोनों शुरुआती आई कांट गिव अ फिगर। देखो, रॉकी नॉब हम कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 7, देन तकरीबन 6 इधर लेफ्ट संगड़ में, और 5-6 तकरीबन राइट संगड़ में। तो दैट मेक्स इट अबाउट 20-22। तो पाकिस्तानी फौज ने अपने जवानों को वापस लिया, उनकी डेड बॉडीज? नहीं, वो एक्चुअली दे डिडंट टेक एनी बॉडीज बैक। तो हमको हुक्म आए, जब हमने लेटर ऑन पॉइंट 4875 कैप्चर किया, तो उस वक्त ये पूरी बातचीत हुई थी हाई लेवल कि आपकी डेड बॉडीज हैं, आप इनको रिसीव करिए। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस थ्रू आउट ये रहा उस टाइम पे कि ये जो भी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये आपके ही मुजाहिदीन हैं, आपके टेररिस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर का, आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। और उस नैरेटिव को बिल्ड अप करने के लिए दे डिग्रेडेड देमसेल्व्स सो मच कि उन्होंने अपनी सोल्जर्स के डेड बॉडीज को भी लेने से मना कर दिया। कितने उसमें रेगुलर सोल्जर्स थे और कितने ऐसे टेररिस्ट थे, इसका फर्क समझ में आया आप लोगों को? नहीं, you see, everybody was a soldier. Oh. Everybody was a soldier. Some of them were wearing salwar kameez, and there was some in uniform also. पर हमने उनके डॉक्यूमेंट्स बहुत कैप्चर किए, आई कार्ड, पे बुक्स, वाउचर्स, ड्यूटी रोस्टर्स, कार्ड्स, लेटर्स। सो देयर वाज नो डाउट एट ऑल कि वो सब पाकिस्तानी रेगुलर्स थे। और इसके बाद भी उनकी फौज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हमारा कोई रोल नहीं है। और जब फिर हमने उनको दफनाया, पूरी मीडिया को ऊपर बुलाया हेलीकॉप्टर में 4875 के ऊपर, 2 दिन हमने उनके एक मौलवी को हम लेकर आए, प्रॉपर गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट, जो इस्लामिक जो लास्ट राइट्स होते हैं। एग्जैक्टली। एंड वो पूरे कार्रवाई करके हमने को दफनाया वहाँ पर 4875 के ऊपर। कोई देश की फौज अपने सोल्जर्स को नहीं करती है। यू सी, वर्ल्ड वॉर 2 के जो सोल्जर्स हैं, कई जो अमेरिकन सोल्जर्स अभी भी मिसिंग हैं, म्यांमार में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 कब 45 में खत्म हो गई थी, 1945 में, उनके हवाई जहाज आते हैं, जैसे ही थोड़ा सा इंक्लिनेशन मिलता है, दे स्टिल रिकवरिंग द डेड बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स। और उनको बिल्कुल प्रॉपर सेरेमनी के साथ उनका हवाई जहाज आता है, अमेरिकन आर्मी का, यूएस आर्मी, और वो अभी लेके जाते हैं। एवरी मैन विल बी ब्रॉट होम डेड और अलाइव। तो और एक ये है कि हमारा दुश्मन जो है वो कितना, कहते हैं ना, उसको कितना अनैतिक है। मतलब वो जो कर रहा है कश्मीर में और जो लॉजिक दे रहा है वो तो एक तरफ, लेकिन गैर पेशेवर और अनैतिक जो चीजें हैं वो उनके अंदर कितनी है, ये बात साबित करती है। उनके अफसरों से बाद में कभी आप लोगों की बात हुई तो ये कभी मुद्दा उठा कि आप लोगों ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? नहीं, मेरी तो कभी बात नहीं हुई, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। जबकि मैं डिफेंस अटैचे भी था बीजिंग में, तो उनका भी डिफेंस अटैचे मिलता रहता था। हाँ। पर इस बारे में नहीं बात करते थे मेरे से वो। तो इस तरह से आप लोगों ने पॉइंट 5140 को फाइनली कैप्चर। अच्छा, उसके बाद भी अभी अभियान बाकी था। करेक्ट। ये कैप्टन विक्रम बत्रा किस पॉइंट तक लड़े और सबसे उनका जो सबसे बड़ा जो बहादुरी जो थी उनकी, वो कहाँ निकल कर सामने आई जिसकी वजह से उनको इतना सम्मान मिला? तो हमारा जो सेकंड मेन अटैक था वो पॉइंट 4875 के ऊपर था, जो कि हमने जुलाई के महीने में किया। 4 जुलाई को हमने हमला लॉन्च किया। अच्छा। तो 4875 का जो हमला था वो किसी और ब्रिगेड ने किया, 79 ब्रिगेड ने, हम उसका हिस्सा थे। और ब्रिगेड प्लान में
13 जैकरेफ को 0.485 टॉप कैप्चर करना था, 17 जाट को उसके साथ में एक वेल बैक और पिंपल कॉम्प्लेक्स था। फेज 1 में हमने ये दोनों कैप्चर करे थे। फेज 2 में 2 नागा ने पीछे जाकर ट्विन बॉम्ब्स का इलाका था, उसको कैप्चर करना था। तो जो मेरा प्लान है 13 जैक का, कि अभी अल्फा कंपनी, ब्रावो और डेल्टा ने कर दिया था, तो नेक्स्ट रिसाइकल करके अगेन अल्फा कंपनी और चार्ली कंपनी वाज टू अटैक 4875 लीडिंग कंपनीज 4875। तो हमने फिर 1 जुलाई से दोबारा इंडक्ट किया मस्को वैली में। वहाँ पे फिर हमने 3-4 दिन लगाकर मैं ऊपर गया पूरा 4875 के बेस तक। मैं और भास्कर हमने पूरा दिन वहाँ पे रिकी किया, अपना प्लान बनाया। भास्कर को वहीं छोड़ा, मैं फिर नीचे आया। वो फिर ऑब्जर्व करता रहा टू गेट फ्रेश इनपुट्स, और पूरा प्लान बना के फिर मैंने जीओसी को ब्रीफ किया। और देन 4th जुलाई वी लॉन्च द अटैक। पर 1 to 4 जुलाई हैवी वेपन्स, एमुनिशन, राशन, लॉजिस्टिक्स, ये पूरा वहाँ पे ऊपर डंप किया, जो फायर बेस जहाँ हमने बनाना था। तो फिर 3 को कंपनियां ऊपर आई, और 4 की शाम को फिर हमने हमला किया 4875 के ऊपर। ना इस वक्त विक्रम बत्ता जो था वो रिजर्व कंपनी डेल्टा कंपनी का 2IC था। अच्छा, क्योंकि और ऑफिसर्स अभी जो पहुंच नहीं पाए थे शुरू में, दे हैड ऑलरेडी रीच। अच्छा, तो चार्ली कंपनी ने लेफ्ट से अटैक किया 4875 फ्लैट टॉप के ऊपर, अल्फा कंपनी ऐसे राइट घूम के 4875 के ऊपर इस प्रकार से हमला करना था। और इसमें क्या था कि टेरेन वाज मच मोर डिफिकल्ट, द ग्रेडियंट वाज मच मोर स्टीप, इट वाज पिच डार्क नाइट, और वहाँ पे बोल्डर्स थे, यहाँ पे थोड़ा वो स्लेटी टाइप, स्लिपरी टाइप स्लोप्स थे। अच्छा, तो मूवमेंट और भी ज़्यादा स्लो हो गई थी। और तो हम डे लाइट हो गए, विच इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। यू सी, जब हम लास्ट लाइट पे हमला करते हैं तो दिन होने से पहले ऊपर कैप्चर करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आप एक तो दुश्मन के बहुत नजदीक हैं, ऊपर आप पहुंचे नहीं है, ऊपर दुश्मन बैठा हुआ है, रेंज में आ गए, आप उनके बिल्कुल रेंज में नीचे बैठे हैं, और वो मतलब पिक एंड चूज हेवी कैजुअल्टीज। तो वी गॉट डेलाइटेड। नाउ चार्ली कंपनी भी बहुत नजदीक थी, अल्फा भी बहुत नजदीक थी, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंची थी। नाउ गुरप्रीत जो था चार्ली कंपनी कमांडर, मैं फायर बेस में था नीचे, ही स्पोक टू मी कि सर ये सिचुएशन हो गई है, और यहाँ से फायर है, जो आपने बंकर हमको बताया था, जो आपने ब्रीफ किया था, उस बंकर से वहां से फायर आ रहा है, और हमारी कैजुअल्टीज हो रही है, डू समथिंग। और मैं फायर बेस में खड़ा हुआ, जायजा लिया मैंने। आरटी इनडायरेक्ट रोल हम नहीं कर सकते थे फायर, क्योंकि ट्रुप्स बहुत नजदीक थे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, अपने ट्रुप्स के ऊपर गोला गिरेगा। दूसरी आरटी तो हम बुला ही नहीं सकते थे, वो तो एरिया है पूरा, 100% हमारी कैजुअल्टीज होनी थी। तो मैंने नजर घुमाई, वहाँ पे मिसाइल्स, इस बार हमारे पास फैगट मिसाइल्स थे। अच्छा, जब मैंने जीओसी को ब्रीफ किया था, टोल्ड देम कि मिलान डिडंट वर्क, तो कैन यू गिव अस फैगट। फैगट इज अगेन अ रशियन, मिलान इज अ फ्रेंच मिसाइल, लिटिल हेवियर। तो ही टोल्ड समबडी, और मुझे तो पता भी नहीं था एक्चुअली, मेरे ऑफिसर ने कोऑर्डिनेट किया, 2 फैगट लॉन्चर्स और कोई 20 मिसाइल वहाँ पर फायर बेस में पड़ी हुई थी। जैसे मैंने देखा तो कौशल वाज द नंबर 1, अभी तो रिटायर हो गया ऑनरी कैप्टन। तो मैं उसको बोला, कौशल वो बंकर है, फायर करो। तो कौशल जब लेटा लॉन्चर के पीछे, और उसने टेलीस्कोप से देखा ऐसे ऐसे ऊपर, तो उसने तो बंकर तो देखा, पर ही सॉ लॉट ऑफ आर ट्रूप्स इन द क्लोज विसिनिटी। तो वो थोड़ा सा उसने हेजिटेट किया कि सर कहीं अपनी कैजुअल्टीज ना हो जाए। नो, आई हैव बीन इंस्ट्रक्टर इन फैगट लॉन्चर्स इन इन्फेंट्री स्कूल। तो मैं मतलब वहाँ तो सोचने का टाइम नहीं था, मैंने पूरा साइड में हो जा, और मैं लेटा पीछे उसके, मैंने देखा आई फायर्ड मिसाइल, एंड दैट मिसाइल वहाँ पे मिलान जो थी, हम डायरेक्ट ऐसे फायर करते, वो भी ग्राउंड हो गई बीच में जाकर, पर फैगट वेंट लाइक दिस स्ट्रेट एंड हिट द बंकर। अब हमें पता नहीं चल रहा कि कितना इफेक्ट हुआ है। गुरप्रीत को मैंने किया, ही आल्सो कुडंट मेक आउट, कर सर कुछ आवाज तो आई है पर आई कांट मेक आउट। पर 17 जाट जो इधर हमला कर रही थी, उन्होंने देखा कि वहां से जवान पाकिस्तानी भाग रहे हैं। तो देन वो मुझे बिकॉज एवरीबॉडी इज ऑन एयर, अच्छा, के आई गॉट द इनपुट के वहां पे हुआ है, एंड सम कैजुअल्टीज सफर्ड। तो कमांडर ने बोला कि फायर अनदर वन। मैंने एक बार लगाया, दोबारा मिसाइल फायर की, उसी बंकर पे, अगेन हिट, अगेन द सेम फीडबैक। देन आई टोल्ड गुरप्रीत, मैंने कहा ये मौका है अभी, डे टाइम अगेन, यू सी अटैक्स आर लॉन्च्ड एट नाइट, पर रॉकी नॉब हम कंप्लाइड ड्यूरिंग डे, ये अभी दिन का समय है। 5 जुलाई, 4 को हमने हमला किया था, 5 जुलाई। और गुरप्रीत ने फिर आगे बोला, जो सुबह रमेश था लीडिंग सेक्शन प्लेटून, और उसमें आगे संजय और नतेंद्र 2, दे वर द क्लोजेस्ट। तो संजय ने फिर
हमला किया नितंदर के साथ, एंड ही वेंट एंड पुल्ड दैट मशीन गन, एंड देन ही यूज्ड दैट मशीन गन, ही गॉट शॉट अप बैडली एंड ही किल्ड द पाकिस्तानीज। फिर साइड में एक और संगर था, उसमें उसने फायर किया, ग्रेनेड फेंके, किल्ड सम मोर पाकिस्तानीज, एंड वी कैप्चर्ड दैट on the 4th of July. And this action, Sanjay, earned his Paramveer Chakra. अच्छा, और फिर चार्ली कंपनी ऊपर पहुंच गई, अल्फा कंपनी ने भी वहां से लिंक अप कर लिया और हम ऊपर पहुंच गए। हमने सोचा कि हमने कैप्चर कर लिया है, बट आवर हैप्पीनेस वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। क्योंकि जब हम ऊपर पहुंचे 4875 पे, तो उसके पीछे जो हमको नजर नहीं आ रहा था इधर से, वो ऐसे नैरो लेज, बिल्कुल नैरो लेज, और उसके माउथ के ऊपर वहां पाकिस्तानी बैठे हुए। अरे अगेन, एंड देयर इज नो वे टू सर्कमवेंट कहीं से भी। नाउ अगले दिन मैं भी उसी दिन, मतलब 4 तारीख को मैं भी पीछे पीछे पहुंचा ऊपर। आई वाज बिहाइंड दैट 4875, एंड 2 दिन तक 5 और 6 जुलाई वी वर वेरी क्लोज टू द पाकिस्तानीज। इतना नजदीक थे कि आपस में हम गाली गलौज कर रहे थे एक दूसरे को। और यहाँ पर वन ऑफ द डायलॉग्स आपने देखा पिक्चर में, सेड कि वो माधुरी दीक्षित हमको दे दो साथी, हम चले जाएंगे। And another instance I want to tell you is that the Pakistanis were throwing grenades. Now, grenade has a 4-second fuse, but we were so close कि जब वो फेंक रहे थे तो वो 2 सेकंड में हमारे पास ग्रेनेड पहुंचा था। लड़के कैच करके ग्रेनेड वापस फेंक रहे थे। अरे, that requires guts to do that. No doubt, sir. You see what the Pakistanis should have done कि ग्रेनेड का ऐसे लीवर छोड़ो, हाँ, count 2 and then throw. हाँ, पर उसके लिए भी दिल चाहिए, जो कि they were not brave enough to do that. They were just throwing grenades. Our boys were picking up the grenades and sometimes catching grenades and throwing it back. अरे, हम इतना नजदीक थे। So ये भी हुआ। तो 5 और 6 जुलाई, now 7th जुलाई को सबसे नजदीक जो था उस वक्त नवीन, कैप्टन नवीन अनाबेरू, जो कि EME ऑफिसर था, हमारे साथ अटैच था, एंड ही वाज द क्लोजेस्ट। तो वहाँ से किसी ने ग्रेनेड फायर किया, रॉकेट RPG फायर किया, जो कि उसके टांग के बहुत नजदीक आके फटा, एंड ही गॉट वेरी बैडली इंजर्ड। तो विक्रम बत्रा टुक अ पेट्रोल, ही वाज द नाउ डेल्टा कंपनी 3rd कंपनी का सेकंड इन कमांड अलॉन्ग विद सुबेदार रघुनाथ, एंड ही टुक अ पेट्रोल और उसने उसको इवैक्यूएट किया। तो जब उसने उसको इवैक्यूएट किया, तो अगेन आई डोंट नो व्हाट वेंट इन हिज माइंड। उसने क्या सोचा, आई कैन ओनली विजुअलाइज कि उसने देखा कि 2 दिन हो गए हैं, बटालियन यहाँ स्टक है, हमने 4875 कैप्चर नहीं किया है, और सामने उसको दुश्मन नजर आ रहा था, दैट ही वाज राइट इन फ्रंट। उसने रघुनाथ को इशारा किया कि तू बैठ, एंड AK लिया उसने अपना, एंड ही असॉल्टेड। अरे, ही जस्ट किसी को असॉल्टेड, इन्फॉर्म नहीं किया, he हाँ, just went ahead. he just went ahead, he assaulted and he killed that Pakistani, but they were more in number. So he also fired, and he got 1 round here, and he laid down his Right head. on his chest. Right on his chest. And as he fell, also a grenade or RPG hit him behind also. And we lost such a brave officer. But he gave us the foothold. जो जहाँ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, immediately डेल्टा कंपनी एंड चार्ली कंपनी की जो ट्रुप्स है, they launched the attack in daylight and captured that entire feature. And right behind, वो जो ledge मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे वो पाकिस्तानी बैठे हुए थे, उसके पीछे नीचे एक फाइबर ग्लास हट उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ पे वो हलवा बना रहा था सुबह पाकिस्तानी, and he was killed there. And so 7th of July, early in the morning, we captured 4875, but at the cost of Vikram Batra, such a brave soldier. और उसके नाम पर अभी 4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है. So these are the brave soldiers and वो officers. जीत तो सर बड़ी खट्टी रही होगी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ क्या माहौल रहा होगा. Exactly. और खासकर जब कोई ऐसा अफसर जो जिसका स्वभाव ऐसा चुलबुला हो, इतना फनी हो, इतना हंसमुख व्यक्तित्व हो, और वो ऐसे चला जाए. इससे ये भी पता चलता है सर कि जो हंसते हुए चेहरे होते हैं ना, वो या जो मजाकिया लोग होते हैं, वो अंदर से कभी कभी बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े गहरे होते हैं, अपने टारगेट्स को लेकर बड़ा क्लियर होते हैं. भले वो ऐसे हंसी मजाक में माहौल को लाइट रखें, तनाव ना बढ़ने दें या तनावपूर्ण माहौल ना बनने दें, बट दे न्यू समवेयर इन देयर हार्ट्स के करना क्या है और हासिल कैसे करना है. अब ये जो आपने बताया कि कोई नहीं जानता था कि अचानक क्या हुआ, सामने दुश्मन दिखा, उसको लगा कि ये किया जा सकता है, एंड ही वेंट अहेड. Correct.
परिणाम सोचे बगैर। हम्म। तो जीत तो हासिल हुई, लेकिन इस कीमत पर हुई। क्या उसके बाद जब ये हुआ तो क्या रिएक्शन थे आप लोग के? I mean, emotions were not in control, you know, क्योंकि विक्रम बत्रा was such a popular officer of the battalion कि I mean, I can't put it in words actually. It was so sad. आप तो मुझे बता रहे हैं और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि क्या हुआ। बड़ी कुर्बानियां दी हमने इस जंग को जीतने के लिए। 500 से ज्यादा लोग शहीद हुए। और ये जो अपविजय हमने लॉन्च किया, ये केवल इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। You see, there's no other army in the world who could have, you know, done what the Indian army did, you know, against all odds. You know, अगर आप जाके देखें, आप गए हो लद्दाख? सर मैं कभी नहीं। लद्दाख में एक तो टेरेन ऐसा है, हाई एल्टीट्यूड 14 से 18,000 फीट, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास टू टेक कवर, नो कवर, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। तो जब आप जोजिला क्रॉस करते हैं ना, जोजिला के इस तरफ आपको पेड़ नजर आएंगे, जोजिला क्रॉस करते ही नथिंग, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास, नो कवर। यू नो, मूवमेंट इज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो अप्रोचेस जिसमें हमने हमले करने हैं, दे आर वेरी नैरो। यू नो, हम जो स्पर लाइन है उसके ऊपर अटैक करते हैं, और जिस पे हम अटैक कर रहे हैं ऊपर दुश्मन बैठा हुआ है, डोमिनेटिंग पोजीशन, लुकिंग डाउन, द सेम, उसको पता है यहाँ से आएगा, और वहीं वो एमएमजी लेके बैठा है। सो यू कैन इमेजिन, यू नो, डोमिनेटिंग पोजीशंस पे बैठा हुआ है, और लिमिटेड स्पर्स हैं, और उसके बाद हम जो हमला करते हैं वी अटैक इन एक्सटेंडेड लाइन, यू नो, पर उसमें क्या, यू हैव टू वॉक इन अ सिंगल फाइल, एक के पीछे एक, और उसमें अगर यू स्लिप एंड फॉल इट इज सर्टेन डेथ। अगर दुश्मन एमएमजी फायर करता है, देयर इज नोवेयर टू हाइड। So against all these challenges, against all these difficulties, the Indian Army recaptured all these peaks one by one. So you can imagine what effort went in and what sacrifices went in. We had over, you know, 530 odd casualties, including more than 25 officers, you know, leading from the front. सर ये धोखा खाया हमने कैसे वो लोग आ गए हमारी जमीन पर, कैसे कैप्चर कर लिया? ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने, जो आप बता रहे हैं, मैं कितना कुछ गंवाना पड़ा हमको वापस अपनी चीज हासिल करने के लिए। ये कैसे हो गया? कैसे उनके पास ये पीक्स चले गए? This was a stab in the back by the Pakistanis. You know, जोजिला के बाद तकरीबन 200 किलोमीटर का जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, इज वेरी वेरी चैलेंजिंग टेरेन, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो वहाँ पर क्या है, विंटर्स में टेम्परेचर गोज डाउन टू -50 -60 डिग्री सेंटीग्रेड, हेवी स्नोफॉल, एंड तो वी यूज्ड टू हैव समथिंग कॉल्ड विंटर वेकेटेड पोस्ट, कि जैसे ही बर्फ गिरनी शुरू होती है तो पाकिस्तानी साइड भी वेकेट कर देते थे और हम भी वेकेट कर देते थे, और जब बर्फ पिघल जाती थी तो वी शुड गो बैक एंड ऑक्यूपाई। बट when your mind is crooked, you know, in what happened, of course Musharraf had made the plan. 98 के जो विंटर्स थे, you know, नवंबर दिसंबर वाले, उस वक्त स्नो थोड़ी कम गिरी थी, एंड उसका एडवांटेज लेके इन्होंने अर्ली इंडक्ट किए ट्रुप्स पाकिस्तानियों ने, and they came and occupied the areas on our side of the line of control, and they thought कि, you know, हम इतनी dominating positions पे बैठे हैं और इंडियन आर्मी तो कुछ नहीं कर पाएगी, पर इंडियन आर्मी, you know, faced all the challenges and we recaptured each and every piece. उनको लगा होगा कि ये तो हमेशा के लिए हमारे कब्जे में आ गया, ये तो वापस रिकैप्चर नहीं किया जा सकता। और तो एम था तो नेशनल हाईवे को कट ऑफ करने का, क्योंकि टोरलिंग है, टाइगर है, 4875 है, दे आर डोमिनेटिंग द नेशनल हाईवे, वेरी वेरी डोमिनेटिंग फीचर्स, और उनकी तरफ से ये एडवांटेज था कि दे केम अलोंग द रिज लाइंस, और जब हमने हमला करना था तो वी हैड टू अटैक लाइक दिस। So and they came in small groups, could not be detected, and they came and occupied. तो जो ये सर, जो बॉर्डर के जो गांव थे, जो इलाके थे, जिनको हम फर्स्ट विलेजेस कहते हैं या फर्स्ट पोस्ट जो है, वहाँ के सिविलियंस का क्या रोल रहा आप लोगों की इस बैटल के दौरान? हाँ, सो सिविलियंस का तो बहुत ही अच्छा रोल रहा लद्दाख का, और मेरे लद्दाख से तो, यू नो, एक स्पेशल रिश्ता है। अच्छा। एक तरह से, क्योंकि मैंने बटालियन कमांड की कारगिल के टाइम, मैंने ब्रिगेड कमांड की चुशूल ब्रिगेड, मैंने, यू नो, डिवीजन भी लद्दाख में कमांड की, मैंने कोर 14 को लद्दाख में कमांड की, और नॉर्दर्न कमांड जब मैंने कमांड की तब भी लद्दाख में रोल रहा है। अच्छा। तो एंड प्लस मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और लद्दाख स्काउट्स, हमारी एक
रेजिमेंट है, हाँ। उनका कर्नल ऑफ द रेजिमेंट रहा हूँ। अच्छा। तो कारगिल के टाइम लद्दाख की हर फैमिली ने एक जवान दिया जो कि हमारे लिए फाइटिंग पोर्टर का काम कर रही थी वॉलंटरली। हाँ। So that is such a big role to play. Each and every family. The initial inputs came from Tashi Namgyal. जो चरवाहा था, जबकि एरिया बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो चरवाहे हैं ये काफी आगे तक अपने कैटल को लेके जाते हैं. तो he was the first one who gave the information. So that again was a major role to play as far as the local civilization is concerned. और throughout the fighting काफी सारे लोगों ने, जैसे मैंने बताया, एक तो हर फैमिली ने कंट्रीब्यूट किया, पर जो लोकल्स थे कारगिल के, द्रास के, मशको के, मैं 20th ऑफ कारगिल में सेलिब्रेट किया, तो इन सबको इकट्ठा करके दे ऑल रिकॉग्नाइज मी कि आप सी होते, हम आपके साथ थे, आपका मैंने ये उठा के लेके गया था, अच्छा, आपका मैंने पैक उठाया था, या आपके लिए हथियार उठाया था, मैं 13 जैक के लिए फाइटिंग पोर्टर था. हाँ. तो दे स्पीक विद प्राइड. सो एंड दे आर वेरी ब्रेव सोल्जर्स, लद्दाखीज, ब्रेव सोल्जर्स. ऐसे सिविलियंस जब मिल जाएं और ऐसे सोल्जर्स मिल जाएं तो जो स्पिरिट होती है वो बड़ी ऊपर चली जाती है. और आपका तो आपने बताया बहुत अच्छा खासा समय वहां पर गुजरा है. करेक्ट. एक बात मेरे जहन में आ रही है सर, आपने जो हथियारों का जिक्र किया, आपने कहा ये मिसाइल फ्रेंच मेड थी, आपने नाम बताया उसका, मेरे मिलान. फिर आपने कहा एक मिसाइल रशियन मेड थी. अच्छा, बोफोर्स गन हमें पता है वो स्विस मेड है. ये हम यूज कर रहे थे 99 के कारगिल वॉर में. इसका मतलब जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो बहुत हद तक फॉरेन मेड वेपन्स पे थी, वो कम हुई है अभी आपके. एब्सोल्युटली. और ये बहुत ज़रूरी भी था कि एज फार एज जो हमारी वेपनरी या मिलिट्री इक्विपमेंट इज कंसर्न, वी शुड बी टोटली सेल्फ रिलायंट. आत्मनिर्भरता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो देन दैट सप्लाई कैन बी वेपनाइज्ड, व्हिच इज हैपनिंग ऑल ओवर. और ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, इसमें भी हमको मतलब काफ़ी क्लैरिटी मिली है कि आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है. A secure nation is secure only when your military is secure. Soft power works only if you have hard power. वाह. ये जो पंचलाइन आपने यूज किया ना, बॉटम लाइन. Correct. Soft power works when only you have the hard power. You are militarily strong. Yes. That is very very important. और सिंदूर में हमने देखा कि हमारी आकाश मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स जो मतलब सेल्फ मेड हैं, they did a wonderful job. Yes. And then nobody can coerce you when you need. And then there is the question of नहीं देंगे और आप जंग हार जाएंगे. Correct. Yes. And foreign exchange is another big issue when you're buying, because the weapons and equipment are very very expensive. True. And you don't get the best of the equipment also sometimes. जो source codes वगैरह हैं, वो कोई भी देश नहीं देना चाहता है. Something is held back. नहीं, लेकिन हमारे दुश्मन को तो सारे देश देने को तैयार रहते हैं सर. देखिए अभी राहुल जी ने जो बात कही, जो उप सेना प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात को गिनाया कि लड़ तो हम ऑपरेशन सिंदूर में एक ही दुश्मन से रहे थे, लेकिन उनके पीछे 2-3 लोग और थे. हाँ. और कोई उनको इंटेलिजेंस दे रहा था, किसी ने अपने हथियारों का लैब ही बना रखा था. हाँ. किसी ने और ड्रोन्स दिए उनको. So you see, it is a well-known fact कि 80-81% जो डिफेंस इक्विपमेंट है पाकिस्तान का, वो चाइनीज है. तो चाइनीज सपोर्ट will be there. That is a given. We should take it for granted कि वो सपोर्ट होगा ही. उनका इक्विपमेंट जब 80-81% चाइनीज है, तो वो सपोर्ट तो उनको मिलेगा ही. अभी जो भारत काम कर रहा है आत्मनिर्भरता की तरफ, खुद के हथियार बनाने, जैसे आपने नाम लिया ब्रह्मोस, आकाश, और हमने जो है तेजस जैसे हवाई जहाज भी हमने बनाए हैं, बना रहे हैं, युद्धपोत भी हम बना रहे हैं, जो वॉरशिप्स हैं. ये आपको लगता है कब तक इस डायरेक्शन में और इस तेजी से हम आगे बढ़ते रहे तो हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, कब तक? Timeline तो I can't put a finger on timeline, but we need it by yesterday. That is the urgency. Correct. So that I think the present government is seized with that problem, and there's a lot of focus on Atmanirbhar Bharat. Absolutely, and that is very very important, and we need to continue with this and increase the speed to be self-reliant. Only then we'll be, a strong nation is respected. Military strong nation. Of course, sir. देखिए, आप जितने भी आपने
हथियारों का नाम लिया, रशियन मिसाइल्स, फ्रेंच मिसाइल्स, स्विट्जरलैंड इतनी बढ़िया गन बनाता है सर। आप अगर देखें मिलिट्रीली, तो मेरे जैसा जो एक सामान्य नागरिक है भारत का, जो सामान्य जानकारी रखता है, स्विट्जरलैंड को हम कहीं डिफेंस मैप पर नहीं देखते हैं। मतलब वो ऐसी कोई पावर नहीं है जिसने कोई ऐसी जंग लड़ी हो, जिसका कोई ऐसा रुतबा हो, बट दे हैव मेड अ वेरी गुड गन। स्वीडन, हाँ, स्वीडन, हाँ। तो वो बना रहे, तो व्हाई नॉट वी? हम तो एक ताकत रखते हैं, and और we have the capability to do Yes. it. Only the focus was never there earlier. Now the focus is there. I'm sure we'll be able to come up at a very fast pace. एक बात आपने और कही, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये तब भी आपने फेस किया था। वो क्या था? कैसे साइकोलॉजिकली आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था दुश्मन, और उससे हमने क्या सीखा? You see, psychologically, तब उस वक्त मैं बटालियन कमांडर था, and the only साइब warfare that we came across was कि जो उसने हमको रेडियो सेट पे हमको डराने धमकाने की कोशिश की, and which didn't work. But the bigger picture during that time was not so much as far as Pakistan is concerned at that time. But our psychological warfare did a good job in the sense that media played a very good role. And media not only मतलब पूरी दुनिया को उसने बताया कि इंडियन आर्मी क्या कर रही है और पाकिस्तान ने क्या किया है, with regard to the infiltration, with regard to not taking the dead bodies back. Also मीडिया ने जो भारतीय फौज जो कर रही थी, जो बहादुरी के एक्शंस कर रही थी, वो उन्होंने brought it to the bedrooms of the whole nation. उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब भी जैसे हमने 514 कैप्चर किया और नीचे बेस में आए, और हमारे साथ मीडिया की इंटरव्यूज हुए, एंड वी वर ऑल ओवर द मीडिया, एक्चुअली जी न्यूज एंड स्टार न्यूज, आई रिमेंबर उस वक्त, एंड व्हेन पीपल सॉ अस, तो मेरे को तकरीबन 1000-1500 लेटर आते थे, अरे, फ्रॉम स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, के विक्रम बत्रा एंड तेरा जैकरे, वेल डन, दिल मांगे मोर, हम आपका गर्व है एंड ऑल दैट, एंड उसमें कुछ चीजें निकाल के मैं अपने जवानों को डिस्प्ले करता था, तंबू में लगाया था कि ये पढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। इट वाज अ बिग मोरल बूस्टर, वेरी बिग मोरल बूस्टर, मतलब हजारों में चिट्ठियां आती, तो आपको अभी भी याद होता होगा उसका बहुत सारा कंटेंट। एग्जैक्टली। सो दैट आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको लगता था वहां बैठे हुए कि पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग अस, नहीं तो आप इंडिपेंडेंटली पहाड़ में बैठे हुए कुछ कर रहे हो और यू डोंट गेट द रिकॉग्निशन, इट डजंट हेल्प. So it was a big morale booster. So that worked, media, for the nation and for the world. Right, sir. अब मैं एक रैपिड फायर जो है राउंड होगा इसमें, और आपको मैं जो सवाल पूछूंगा तो आपको उसका बहुत तेजी से जवाब देना, जो जहन में आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, जैसे अभी आपने छोड़ दिया, अगर आपको लगता है कि इसका जवाब उपयुक्त नहीं है तो इसका नाम होगा रैपिड फायर राउंड, और मुझे लगता है आप तैयार हो गए हैं। इसमें ज़्यादा नहीं पूछूंगा मैं, 4-5 मेरे पास जुमले से होंगे, है ना, सेगमेंट होंगे, तो तैयार है आप? ठीक है। पहला सवाल, कारगिल में भारत की जीत के 3 कारण बताइए। The grit and determination of the young officers and the jawans. They were always upfront, ready to make the supreme sacrifice. Junior leadership. Officers, JCOs led from the front. And third is, the support of the nation. Okay. दूसरा सवाल, पाकिस्तान की हार के 3 बड़े कारण क्या थे उस वक्त? एक तो उनको नेशन का सपोर्ट नहीं था, इन द सेंस दैट द सोल्जर्स वर बिट्रेड, तो उनका मोरल बहुत लो था, and they were on the wrong side of history. So when that happens and you're not convinced कि आप किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हो, so then you don't fight. Like मैंने आपको बताया that people were making escape routes to run away. The soldiers, तो क्या लड़ेंगे? Right. 3 बड़ी चीजें भारत ने क्या हासिल की कारगिल वॉर को जीतकर? I think the biggest चीज जो हासिल की is that उस वक्त directions आए थे that we will not cross the line of control. So and we restricted the war till Kargil, and it didn't. हमने mobilize तो पूरा कर दिया था, पर हमने expand नहीं होने दिया. So India, emerged as a much more mature nation
immediately after the nuclear explosions had taken place, Kargil happened. So after the Kargil war, India emerged as a very, very mature nation and a nuclear power. So that was the biggest status that we achieved globally. इसको recognize किया गया. ठीक है. अब आपको मैं एक वाक्य मैं बोलूंगा और उसके जहन में आप उसको सुनने के बाद आपके जहन में जो एक शब्द आता है वो आप वन वर्ड आंसर. वेरी इंटरेस्टिंग इट विल बी एंड यू कैन स्किप आल्सो. आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो यू कैन पास. ऑलराइट, रेडी सर? वन वर्ड आंसर. टेस्ट हो रहा है. भारतीय सेना. बहादुरी. पाकिस्तानी फौज. रनिंग अ नेशन. ओके. बॉर्डर विलेजेस, फर्स्ट गांव के पहले गांव के निवासी, वहां के रहने वाले. They were eyes and ears of the nation. क्या? आत्मनिर्भर भारत. Very, very important. We wanted by yesterday. स्वदेशी हथियार. Again, very, very important. बोफोर्स गन. Did an excellent job during the Kargil war. ब्रह्मोस. BrahMos is the future of our defense. Psychological warfare. Again, very, very important for future warfare. थैंक यू सो मच सर. Thank you. इसमें तो लगभग आपने सारे उत्तर दिए वन वर्ड आंसर में और बड़े इंटरेस्टिंग आंसर दिए सर. आखिर में जो लोग भी हमारे जो दर्शक हैं, ज़्यादातर वही दर्शक हैं जिनको भारत की फौज में बड़ी गहरी आस्था है और भारत की सीमाओं की रक्षा वो मजबूती से होते हुए देखना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे इस फोरम से? मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि बी रेस्ट एश्योर्ड कि भारतीय फौज जो है वो बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड है और वो आपकी देश को सेफ और सिक्योर रखेगी कम वॉट में. और देश के यूथ को मैं कहना चाहता हूँ कि यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन. तो आप लोगों ने यू हैव टू थिंक बिग, ड्रीम बिग, एंड वट एवर एक्शन यू टेक टुडे, वट एवर यू ड्रीम टुडे, एंड बेस्ड ऑन द ड्रीम वट एक्शन यू टेक टुडे विल लीड टू द फ्यूचर ऑफ द नेशन. सो ड्रीम बिग, थिंक बिग, डू बिग, एंड आई एम श्योर यू विल टेक द नेशन अहेड टू ग्रेटर ग्लोरी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आप यहाँ पे आए, आपने बहुत, मुझे लगता है ना कि आपने ऐसा लगा आपसे बात करके कि जैसे पूरा कारगिल वॉर मेरी नज़र के सामने, और खासकर वो जो 2 पीक्स आप लोगों ने कैप्चर किए, आपके जवाब से ऐसा लगा कि मैं वो देख रहा हूँ. और जो लोग भी आपकी बात सुनेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो विजुअलाइज कर लेंगे कि क्या हुआ होगा उस वक्त और कैसे बहादुरी दिखाई आप लोगों ने, कैसे उनको कैप्चर किया, कैसे ऑपरेशन विजय में भारत को जीत हासिल हुई और क्या क्या सबक हमने सीखे हैं इस कारगिल युद्ध से. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.